नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जो कि विधानसभा रिपोर्टर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन होने वाली है। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति रहेगी 140 शब्द प्रति मिनट। इस डिक्टेशन का PDF प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी को ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने मणिपुर में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने और स्थिति को सामान्य बना के उपायों पर अमल करने का निर्देश दिया। मणिपुर में हिंसा बढ़ के 2 महीने होने को है। 10,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों घायल हैं। हज़ारों दुकानें, घर, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जला दिए गए हैं। इसे लेकर कुछ दिनों पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसे लेकर विपक्षी दलों का आरोप है कि 10 मिनट भी बातचीत नहीं हुई और बिना किसी सलाह के समाप्त हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री की बुलाई उच्च स्तरीय बैठक का मणिपुर की स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, देखने की बात है। दरअसल मणिपुर इस वक्त नाजुक दौर में पहुंच चुका है, फिर भी मणिपुर सरकार उस पर पर्दा डालने का प्रयास ही करती देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है, मगर हकीकत यह है कि अब महिलाएं भी वहां सुरक्षा बलों के विरोध सड़कों पर उतर आई है। कुकी और मैतेई चरमपंथियों के बीच चल रहा जातीय संघर्ष गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है। पैरा। ऐसी स्थिति में केवल बैठकों से कोई स्थायी समाधान शायद ही निकले। यह समझ से परे है कि केंद्र और राज्य सरकार ने वहां की स्थिति से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय तलाशने के बजाय क्यों दोनों समुदायों को खुद इसका समाधान तलाशने के लिए छोड़ दिया है। इस बीच सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहां के शस्त्रागार से करीब 2400 स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में कारतूस, गोला बारूद लूट लिया गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर हथियार लुटवाए, मगर इस पर सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। अब कहा जा रहा है कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। विचित्र है कि जिस वक्त मणिपुर जल रहा है, उसे शांत करने के बजाय राजनीतिक रंग देकर अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार वहां की जातीय हिंसा को रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। पैरा। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की शुरुआत तो वहां के उच्च न्यायालय के एक अव्यावहारिक निर्देश की वजह से, मगर इसके मूल में सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया शुरू से ही देखा जा रहा था। कुकी और नगा जनजातियों के लिए आरक्षित पहाड़ी इलाकों से सरकार ने खुद तथाकथित बाहरियों को निकालने का अभियान शुरू किया था। उससे यही संदेश गया कि सरकार आरक्षित क्षेत्रों में मैतेई लोगों की घुसपैठ कराना चाहती है। फिर अदालत के मैतेई लोगों को जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार संबंधी निर्देश में आग में घी का काम किया। ऐसे संवेदनशील मसले पर सरकार को भ्रम निवारण के व्यवहारिक उपाय करने चाहिए थे। केंद्र सरकार का भी रवैया इसे लेकर ढीला ढाला ही रहा है, वरना महज औपचारिकता के लिए न तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती और न हाथ पर हाथ धरे हिंसक झड़पों के अपने आप शांत होने का इंतजार किया जाता। जब तक वहां हिंसा नहीं रुकेगी, तब तक ईंधन और दूसरी जरूरी चीज़ों की आपूर्ति भी ठीक से बहाल नहीं हो सकेगी। हिंसा रोकने के लिए वहां के लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। पैरा। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी से फिर यही जाहिर हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक वादे तो कर देती है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तब या तो टालमटोल करने लगती है या फिर उस पर
अमल करने के एवज में जनता पर अन्य तरीके से बोझ डाला जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली में विद्युत नियामक आयोग की ओर से दाम बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद अब अलग अलग बिजली वितरण कंपनियों ने अतिरिक्त शुल्क वसूलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अब यमुना पावर लिमिटेड वर्तमान दरों से ऊपर 9.42%, राजधानी पावर लिमिटेड 6.39% और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से उपभोक्ताओं से 2% अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि दरें बढ़ने से उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे और 200 यूनिट तक बिजली खपत के लिए मुफ्त योजना जारी रहेगी। लेकिन अगर इस दायरे से बाहर के उपभोक्ताओं के लिए ही ताज़ा बढ़ोतरी हुई है तो क्या इसका बोझ कुछ लोगों पर नहीं पड़ेगा? पैरा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद बिजली की दरें 10% तक महंगी हो जाएंगी। यही वजह है कि बढ़ोतरी को लेकर लोगों के बीच एक बड़ा तबका खुद को ठगा महसूस कर रहा है और विपक्षी दलों की ओर से भी सरकार के इस फैसले पर तीखे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कोयले के दाम में उतार चढ़ाव के हिसाब से बिजली के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, मगर ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि बाजार में कोयले के दाम में गिरावट के साथ सरकार ने बिजली के शुल्क में कोई कमी की हो। यह एक तरह से बाजार के रुख की तरह ही है, जबकि सरकार और बाजार के रवैये में इसलिए फर्क होना चाहिए कि सरकार जनकल्याण के सिद्धांतों पर जनता के हित में काम करती है। पैरा दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसमें यहाँ के निवासियों के लिए मुफ्त बिजली के आकर्षक वादे की बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद एक खास स्तर की खपत के लिए बिजली बिल को माफ़ भी किया गया, लेकिन सवाल है कि अगर बिजली खपत करने में कोई खर्च है तो उसकी भरपाई की व्यवस्था कैसे की जाती है? क्या उसके बदले किसी और मद में बढ़ोतरी करके घाटा पूरा किया जाता है? फिर शासन की ओर से सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार के वादे का क्या आधार बचता है? दरअसल राजनीतिक दांवपेच में चुनावी बाजी जीतने के लिए अमूमन सभी पार्टियां लोगों को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराने का वादा करती हैं। ऐसे वादों के प्रचार प्रसार के दौरान जनता को यह नहीं बताया जाता कि अगर कोई चीज़ मुफ्त में दे दी जाएगी तो लोगों को किसी अन्य शक्ल में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आम लोग भी कई बार अपने स्तर पर इस तरह की घोषणाओं का आकलन या विश्लेषण नहीं कर पाते। दिल्ली में अब भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में जिस तरह बिजली उपभोग के लिए स्मार्ट और पूर्व भुगतान आधारित मीटर लगाए जा रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में यह देखने की बात होगी कि दिल्ली में भी बिजली की खपत और उसकी कीमतों का कैसा ढांचा रहेगा। पैरा बाजार में उपलब्ध तमाम भौतिक संसाधन आम बाज नागरिकों के मन को लुभाने में कोई कसर शेष नहीं रखते। संचार माध्यमों से किए जा रहे विज्ञापन के दौर में लगभग हर विज्ञप्ति संसाधन आम नागरिकों की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि रोज़मर्रा के उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं भी सितारों के विज्ञापन के चलते नागरिकों के लिए अनिवार्य बनती जा रही है। विभिन्न उत्पादकों द्वारा आम नागरिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके बाजार में मांग बढ़ाई जा रही है। पूर्व में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती थी, लेकिन अब समय आ गया है कि आविष्कार अनावश्यकता उत्पन्न करता रहा है। अर्थशास्त्री की दृष्टि से मुद्रा की तरलता संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक समझी जाती है। मुद्रा की तरलता को फिजूल खर्ची भी नए आयाम देती है। कुछ अंशों तक इसे सकारात्मक स्वरूप में भाग लिया जाना चाहिए। पैरा प्रचलित परंपराएं भी वर्तमान परिवेश में एक नए स्वरूप में विस्तार कर पा रही है। पारिवारिक तौर पर किए जाने वाले विद्यार्थी काज क्रियावर
भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से किए जाने लगे हैं। मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए की जा रही फिजूलखर्ची आर्थिक समृद्धि की सूचक सिद्ध हो रही है। देखते देखते बाजार का स्वरूप व्यापक होता जा रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पाद की लोकप्रियता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। आज उत्पादक के लिए बाजार की अनुपलब्धता का कोई प्रश्न शेष रह ही नहीं है। बढ़ चढ़कर की जा रही विज्ञप्ति सामग्री के खरीदारों की कहीं कोई कमी नहीं है। मांग उत्पन्न करना अब कहीं अधिक आसान हो गया है। पूर्णविराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।